अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। और नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको नावल्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और मुझे और कौन से नावल्स लेके आने चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है इंतकाम इश्क और इसको जिस राइटर ने लिखा है उस राइटर का नाम है माहीन मलिक। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे प्यारा लगने का कोई शौक नहीं है, वो हिचकिचाई थी। अरियान का यूं पब्लिक प्लेस में इतना करीब आना उसे कंफ्यूज कर रहा था। तो दूर जाना चाहती हो? वो मोबाइल यूज़ करते मसरूफ़ अंदाज में बोला। बिल्कुल, वो सर्द महरी से बोली थी। ऐसे ख्वाब नहीं देखते मेरी जान जिनके सच होने के कोई चांसेस ही ना हो। किस्मत कभी कभी नामुमकिनात को भी मुमकिन में बदल देती है अरियान मलिक, कदरे संजीदगी से कहा गया था। किस्मतों के रुख मोड़ना तुम्हारे शोहर के बाएं हाथ का खेल है मेरी जान, तरकी ब तरकी जवाब दिया था। इतना गरूर करना अच्छी बात नहीं होती। हयाम ने सर झटका था। अरियान के कदम उसके जवाब पर यकदम रुके थे। स्पाट लहजा चेहरा लिए उसकी तरफ देखा था। हयाम उसके यूं रुकने पर ठटकी थी, मगर अगले ही लम्हे अरियान के चेहरे पर फैली संजीदगी देखते वो पल में सहमी थी। ये गरूर नहीं है, इस ज़ात पर कामिल यकीन है उसका। उसको लाजवाब करते अरियान ज़रा सा मुस्कुराया था। वो कामिल यकीन जिसके बदले तुम मुझे वापस मिली हो, वह मजबूत लहजे में कहता हयाम की कमर पर गिरफ्त भी मजबूत कर गया था। वो बोल रहा था मगर हयाम तो यहाँ थी ही नहीं। वो तो उस शहजादे की दिलफरेब और साहिरज़दा मुस्कुराहट में ही कहीं खो गई थी, जिसे आज वो पहली बार इतने गौर से देख रही थी। ऐसे मत देखो मेरी मासूम बीवी, वरना मुसीबत में फंस जाओगी, वो बेबाकी से कहता बुटीक में दाखिल हुआ था। हयाम उसकी बात पर खजल सी हुई थी। इस पूरी शॉपिंग में हयाम ने इस पर सिर्फ तंजबाजी ही की थी, जिसे अरियान मलिक ने एक भी लफ्ज कहे बगैर खामोशी से सुना था। हयाम, ये देखो कितने प्यारे जूते हैं। तौबा है इस बंदे पर, सुबह से ऐसे कोई ताना नहीं जो मैंने इसे ना दिया हो, मगर ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं किस मिट्टी से बना है। ढीठ इंसान। दांत पीसते वो खुद से ही बातें किए जा रही थी जब अरियान की आवाज पर पलटी थी। हाँ प्यारे हैं, बेदिली से कहा था। तो क्या ख्याल है, ले लें? अरियान ने मुस्कुराते हुए पूछा था। सिगरेट के धुएं के साथ कहीं दिमाग भी तो नहीं उड़ा दिया आपने अपना? हयाम ने इंतहाई उकताए हुए लहजे में कहते से घूरा था। वो 2 साल के बच्चे के छोटे छोटे से शूज से हयाम को उसकी बात का कोई तुक समझ में नहीं आया था। अरियान ने बुटीक से निकलते ही सिगरेट सुलगाई थी और उसकी मासूम बीवी ने उसको भी नहीं बख्शा था। अरियान तो बस एक छोटी सी लड़की को देख के रह गया था जो अपनी हिम्मत से ज्यादा बड़े ताने देती थी। वैसे ये जो बात बात पर तंज कर रही हो, महंगे पड़ सकते हैं तुम्हें मेरी मासूम बीवी। बिल्कुल, या तो मुझे सजा मिल सकती है या आपसे बात करना महंगा पड़ सकता है। इससे बेहतर है मैं आपसे बात ही ना करूं। वो चिढ़ गई थी। ओके, आज से नो सजा, ओनली प्यार। अरियान ने नई तजवीज़ दी थी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। लोफर, बदतमीज इंसान है आप। इस अलकाबात से नवाजते पैर पटकती वो पार्किंग एरिया की तरफ चल दी थी। इतने प्यारे नामों पर अरियान मलिक का जानदार कहका बेसाख्ता था। वो दोनों आगे पीछे पार्किंग एरिया में पहुंचे थे। अरियान को वहां कुछ मशकूक सा लगा था। अपनी तसल्ली के लिए उसने चारों इतराफ में नजर घुमाई थी, मगर वहां ऐसा कुछ नहीं था जो खतरे का सिग्नल दे। अरियान सर झटकते कार की तरफ आया था। हयाम, कार में बैठो, इसे कहते अरियान ने खुद भी हाथ हैंडल की तरफ बढ़ाया था। अरियान डोर खोले गाड़ी में बैठता इसे अपने पीछे किसी का अक्स महसूस हुआ। गैर महसूस तरीके से उसने अपनी गन निकाले एक ही बार फायर किया था और पीछे खड़ा शख्स जो इस पर हमला करने वाला जमीन बोस हुआ था। खामोश फिजा में हयाम की चीख गूंजी थी। हयाम, कार में बैठो, फास्ट। अरियान की आवाज़ पर वहां अंधाधुंध गोलियों की बरसात शुरू हुई थी। हयाम के बैठते ही गाड़ी वो जन से भगा ले गया था। डरो नहीं, सब ठीक है। वो जो इस हमले के बाद सहम गई थी, अरियान की आवाज़ पर उसकी तरफ देखा था। वो चाहता तो वहां रुक कर उनसे मुकाबला कर सकता था, मगर साथ में हयाम के होने की वजह से अरियान ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा था।
وہ किसी भी कीमत पर इस पर ज़रा सी खरोच भी नहीं आने देना चाहता था। वो लड़की उसकी ज़िंदगी थी, जान से प्यारी थी उसको। इस पर रिस्क लेना उसके मरने के बराबर था। हयाम की तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखते अरियान ने गहरा सांस भरा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अजमल खान, ये घटिया हरकत तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। सोचते अरियान ने अपना मोबाइल निकाला था। मैसेज भेजने मैसेज भेजते उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा था। कुछ पल खामोशी के नजर हुए थे। हयाम के दिमाग में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो इन सब के जवाब चाहती थी, अरियान से पूछना चाहती थी। वो गाहे बगाहे इस पर नजर डाल लेती थी, मगर अरियान के चेहरे पर फैली हर दर्जा संजीदगी इसे खामोश रहने पर उकसा रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में अभी काफ़ी सारे सवालात होंगे जो तुम पूछना चाहती होगी। वो जो कब से उसकी की एक-एक हरकत नोट कर रहा था, आखिर खुद ही बोल पड़ा था। हयाम ने गर्दन उठाए उसकी तरफ देखा था। तो क्या उसने मेरे ख़्यालात तक भी रसाई हासिल कर ली है? वो सोचने पर मजबूर हुई थी। हयाम, मैं चाहता हूँ तुम उससे वाक़े को का ज़िक्र घर या हवेली में किसी से ना करो। बाबा से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें हमारी रुखसती तक का इंतज़ार करना होगा। नज़र सामने रोड पर रखे वो मुतवाज़िन लहजे में उसे समझा रहा था। हयाम उसके संजीदा लबो लहजे पर दंग रह गई थी। तो मतलब मैं जो सोच बिल्कुल मेरी जान, तुम सही सोच रही हो। अयान ने उसी के फेस एक्सप्रेशन देखते नरमी से कहा था। मगर टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बस तुम घर में किसी को मत बताना और अपना मूड भी ठीक करो, वरना ऐसे तो बाबा जान पहली फुर्सत में ही जान जाएंगे। अरियान ने उसके उतरे चेहरे पर नजरें बिखेरे बिखेरे कहा था। ओके, ख्याल रखिएगा। वो कार से उतरी थी। हयाम के लहजे में अपनी फिक्रमंदी भांपते अरियान को अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ था। इसे घर छोड़ते अरियान ने ऑफिस की राह ली थी। इरादा तो हवेली जाने का था, मगर जो हरकत अजमल खान ने की थी इसको वो इग्नोर नहीं कर सकता था। क्या बात है तूबा, आप उदास क्यों बैठे हो? सुमेरा बेगम इसे देखने की गर्ज से कमरे में आई थी। मम्मा, मैं बोर हो रही हूँ। उन्होंने इसे मासूमियत की मूरत पर उदासी के बादल छाए देखा था। तो आप रेस्ट कर लें, इन्होंने तरकीब बताई थी। मामा, रेस्ट करने से बोरियत खत्म हो जाती है क्या? आंखें गोल किए इस्तफार किया था। जहरा आप ही कब आएंगी? वो कोई जवाब देती फिर से सवाल आया था। वो कुछ देर में आ जाएगी, आप तब तक टीवी देखें। मुझे नहीं देखना, वो दो टोक लहजे में कहा था। तो क्या करना है आपको? ऐसा करें, मेरे साथ बाहर आ जाएं, लॉन में चलते हैं। हल्की हल्की धूप है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, आप भी फ्रेश फील करेंगी। मुझे कहीं नहीं जाना मामा, वो चिड़चिड़ी हुई थी। तो मेरा बेगम इसके क्यूट से मुंह बनाने पर मुस्कुराई थी। अच्छा, फिर कुछ खा लें, वो फिर से बोली थी। मम्मा इनकी बात इग्नोर किए तूबा भराए हुए लहजे में बोली थी। अरे आप रो क्यों रही हैं? सुमेरा बेगम फौरन उससे उसके करीब आई थी। सब चले जाते हैं, आप ही भी चली गई, भाई बाबा भी काम पर चले जाते हैं, और फैसल इन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। मुझे सब अकेला छोड़कर चले जाते हैं, मैं क्या करूं? वो सूं-सूं करते बोलते जा रही थी। सुमेरा बेगम जानती थी वो जिन मराहिल से गुज़र रही थी, इनमें ऐसे मूड स्विंग्स होना आम बात थी, और तूबा की तो आदत बन गई थी। 2 दिन में वो 2 से 3 दफ़ा किसी न किसी छोटी-सी बात पर भी रोने का शुगर ज़रूर फरमाती थी। गुड़िया आपकी आप ही तो रोज़ आपके पास ही होती हैं, बस आज गई हैं, इनकी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे थी, तो वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, मगर फिर मेरी ज़िद पर वो चली गई। आप अभी आ जाएँगी? आपके बाबा और भाई शाम में आ जाएँगे, और रही बात फैसल की, तो हम उनके कान खींचेंगे, वो क्यों नहीं रखते हमारी गुड़िया का ख्याल। नरमी से इसके बाल सहलाते इसे अपने सीने से लगाए वो प्यार भरे लहजे में बोल रही थी। तूबा को सुकून मिला था, मगर सिर्फ चंद लम्हों के लिए। मुझे बात करनी है फैसल से, आप मुझे कॉल करके दें। उनकी गोद में से सर उठाए वो उदासी से बोली थी। बेटा वो अभी बिजी। नो, मुझे अभी बात करनी है। इससे पहले कि वो फिर से रोती, सुमेरा बेगम तूबा का ज़िद्दी लहजा देखते अफ़सोस से सर हिलाते कमरे से बाहर गई थी। फैसल को कॉल करते इन्होंने मोबाइल तूबा की जानिब बढ़ाया था। भाई आप ठीक हैं? हमजा तेज़ी से उसकी तरफ आया था। आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? फैसल उसके हाथ और चेहरे को छूते फ़िक्रमंदी से बोला था। हयाम को घर छोड़ आए, उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है? और तुम खुद ठीक हो? मलाइका ने भी सवाल किया। क्या भाभी भी आपके साथ थी? फैसल हैरान हुआ था। इन्होंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, मेरा मतलब है तुम सब मुझे बोलने का मौका दोगे तो कुछ बताऊँगा ना। वो जो अभी ऑफ़िस के अंदर ही नहीं आया था, इन तीनों ने रास्ता रोके सवालों की बौछार कर दी थी।
इनके साइड होते ही अरियान ने अपनी नशिस्त संभाली थी। ये सब अजमल खान ने कराया। हमदा ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। हाँ, वो इत्मीनान से बोला था। हयाम बिल्कुल ठीक है मलाइका, और मैंने इसे अभी तक कुछ नहीं बताया। हमदा जो जवाब देता है, अरियान ने उसे भी जवाब दिया था। मतलब बताने का इरादा रखते हो? हाँ, आज के वाक़ये के बाद वो मुझसे सवाल ज़रूर करेगी, और अरियान मलिक कभी भी अपनी बीवी से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए बता दूँगा। मलाइका समेत वो दोनों भी मुस्कुराए थे। भाई, आप बस इजाज़त दें, अभी इसी वक़्त इस घटिया इंसान को आपके सामने पेश करूँगा। फैसल अपना गुस्सा दबाता बोला था। नहीं फैसल, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। इसे सर्वर चाहिए जो इसे सिर्फ़ अरियान मलिक ही दे सकता है। मगर अभी उसके ऑपरेशन में टाइम है। ऐसे में अगर हम कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे तो वो भी दरबारी हमले कराएगा, और कोई ना कोई उसकी जर्द में ज़रूर आएगा। मैं किसी की जान पर भी रिस्क नहीं ले सकता, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक सर्वर का ऑपरेशन नहीं हो जाता। उसके बाद निपटेंगे फिर इससे। हमजा और मलाइका उसकी बात से मुत्तफ़िक थे, मगर वो गुस्से का तेज़ फिर से बोला था, मगर भाई ऐसे तो हम इसे मौका दे रहे हैं। ये मौका नहीं है, वक़्त है, जो वो हमें दे रहा है। ये हमला भी उसने इसलिए कराया ताकि हमें बता सके कि वो सर्वर के इंतज़ार में है। अरियान के जवाब पर वो मज़ीद कुछ बोलता, उसका मोबाइल बजा था। स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देख वो बात को वहीं अधूरा छोड़े ऑफिस से बाहर निकल गया था। इसे क्या हुआ? हमदा ने अरियान और मलाइका की तरफ देखा था। दोनों ने ही लातालगी बरतते कंधे उचकाए थे। आप कब वापस आएंगे? सलाम किए बगैर वो अपनी बात पर आई थी। क्या हुआ मेरी जान, सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, आप बस घर आए, रोते हुए कहा था। फैसल की जान पर बनी थी। ओके, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। वो कॉल रखते ऑफिस की तरफ भागा था। टेबल से गाड़ी की कीज उठाए वो बाहर निकलता अरियान की आवाज पर रुका था। क्या हुआ है फैसल, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? इसे हाँफता देख वो तीनों ही परेशान हुए थे। भाई, वो तूबा की कॉल आई थी, रो रही थी वो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझे अभी जाना है। उसका बस नहीं चल रहा था, उससे उसे पर लग जाते और वो उड़ के तूबा के पास पहुंच जाता। वो तीनों भी परेशान हुए थे। अरियान ने मोबाइल निकाले, हवेली कॉल की थी। हमदा, गाड़ी निकालो। फैसल के जाते ही रेयान भी जगह से उठा था। वो दोनों और फैसल बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सुमेरा ने इनको बताया था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स में ऐसा होता है, रोने का दिल करता है। आज भी वही हुआ। वो तीनों भी परेशान हुए थे, मगर फैसल तो इन मूड स्विंग्स में भी उसकी आंख में एक आंसू भी देखने का रवादार नहीं था। आंटी अंकल और दादी को मेरा सलाम देना, मैं कुछ दिन तक आऊंगी इनसे मिलने। मलाइका की बात पर अरियान ने वालेकुम अस्सलाम कहा था। वो दोनों भी हवेली के लिए निकल चुके थे, और मलाइका भी अपनी बाइक स्टार्ट करते किसी के होश ठिकाने लगाने का सोच रही थी। सुमेरा बेगम कमरे में दाखिल हुई थी, जहां वो मासूम सी ग्रीन आंखों वाली गुड़िया बेड पर पांव लटकाए उदास चेहरा लिए बैठी थी। बात हो गई आपकी? जी हो गई। वो बस इतना ही बोली थी। अच्छा, तो फिर फ्रेश हो जाएँ, फिर खाना भी खाना है, और मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। मम्मा, वो मासूमियत से बोली। कोई ज़िद नहीं, वो बोलते उसके खुले बाल संवार रही थी। पर वो कड़वी होती है, वो मिनमिनाई थी। कोई बात नहीं, आप चॉकलेट खा लेना दवाई खा के। इन्होंने तरकीब लगाई थी। तूबा बुरी सी शक्ल बनाए टेडी बियर को हग करती बेड पर लेट गई थी। मतलब साफ था वो नाराज़ हो गई थी। मेरी गुड़िया जल्दी से ठीक हो जाए, मम्मा बस यही चाहती है, और इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आप आराम करो, फैसल आता ही होगा। तूबा की पेशानी चूमते इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो कमरे से बाहर चली गई थी। कौन थी वो लड़की? बाइक स्टैंड पर खड़े किए हेलमेट हवलदार के हवाले किया था। बालों के एक अदा से झटकती वो दनदनाती हुई उसके रूम में आई थी। कौन थी वो लड़की? मलाइका तनफन करती उसके सर पर पहुंची थी। वो जो जरूरी फाइल रीड कर रहा था, अचानक इस आफत को अपने थाने में देखते हड़बड़ा गया था। वो चेयर से उठता, मलाइका उसके सर पर पहुंची थी। बोलो, चुप क्यों हो? कौन थी वो लड़की? जानते हो ना मैंने कहा क्या कहा था? अगर कभी मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मलाइका अपनी गन उसके चेहरे के गिर्द फेरते सर तक लाई थी। अरे आफत की पुड़िया, मेरी बात तो सुनो, खुद ही बोले जा रही हो। वकात उसकी घुसीली निगाह खुद पर जमे देख फौरन से बोला था। वरना इस आफत का क्या भरोसा, एक पल में ही टपका सकती थी। बोलो, क्या बोलना चाहते हो अपनी सफाई में? वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी। माय लेडी, वो लड़की यतीम बेसहारा थी। वाह, तो तुम सहारा देने पहुंच गए थे। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते ना तुम, दो टके के वर्दी वाले। उसकी पूरी बात सुने बगैर इस पर मजीद झुकते
वो धाड़ी थी। अरे बीवी क्या हो गया यार, कुछ लोफर लड़के उससे तंग कर रहे थे। मैं राउंड पर था तो उसकी हेल्प कर दी। बाकी जब घर का एड्रेस पूछा तो उसने बताया कि वो बेसहारा है और किसी हॉस्टल में रहती है और इस वक्त कोई था भी नहीं, तो मुझे ही इसे लेके जाना पड़ा। वकास ने अपनी बात खत्म करते गन उसके हाथ से लेकर टेबल पर रखी थी। मैं आज के बाद ऐसा कुछ ना देखूं, वरना इस बार छोड़ दिया, अगली बार वही सबके सामने तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। फिर मुझे कुछ मत कहना। यार ये सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, क्यों शक कर रही हो? मैं तुम पर शक नहीं कर रही वकास, मुझे तुम पर यकीन है, मगर बाकी की लड़कियों पर मैं यकीन नहीं कर सकती। मैं तुम पर रिस्क नहीं ले सकती। वो एक अदा से बोलती पीछे हुई थी, मगर इससे पहले ही वकास ने इसे कमर से जकड़े अपने ऊपर गिराया था। मान लिया माय लेडी, तो मुझ पर शक नहीं करती, मगर तुम्हें पता है ना एक पुलिस इंस्पेक्टर को गन दिखाने की क्या सजा होती है? गंभीर लहजे में कहता वकास ने अपना अंगूठा उसके होठों पर फेरा था। हाँ जानती हूँ, मगर वो क्या है ना, अगर इंस्पेक्टर श्योर हो तो सजा रद्द हो जाती है। मलाइका ने इसका अंगूठा दांतों तले दे दिए जोर से दबाया था। वकास के छक्के छूटे थे। आज जंगली बिल्ली हाथ चलाने छोड़े तो दांतों से काटने लग गई। कुछ तो रहम करो, शोर हूँ तुम्हारा। अपने अंगूठे को सहलाते वो रोनी सूरत बनाए बोला था। इरादा तो नहीं है, मगर सोचूंगी इस बारे में। मलाइका खुद को आज़ाद करवाती, मगर वो एक बाजू तब भी उसकी गिरफ्त इसके कमर के गिर्द लिपटा था। मगर वकास का एक बाजू अभी भी उसकी कमर के गिर्द लिपटा था। कर लो माय लेडी, जो जुल्म ढाने हैं अपने इस मासूम शौहर पर ढालो। उफ तक नहीं करूंगा। मगर फिर मुझे भी उम्मीद है। कैसी उम्मीद? वो जो बहुत गौर से उसे सुन रही थी उसके रुकने पर फट से बोली थी, मुझे उम्मीद है माय लेडी तुम भी मेरे जुल्म अपने इस नाजुक बदन पर बर्दाश्त कर लोगी। उसके बेबाक जुमले पर मलाइका कानों तक सुर्ख हुई थी। कर लूंगी ना, कर लोगी ना? वकास ने उसकी झुकी पलकों को अपनी उंगली से छुआ था। वकास छोड़ो मुझे। ना अब तो ना, अब तो नामुमकिन है मेरी जान। अब सारी जिंदगी तुम्हें इसी 2 टके के वर्दी वाले के साथ रहना है। वकास मुझे अभी के लिए छोड़ो, मेरा मतलब है कोई आ जाएगा। वो अपने लफ्जों पर जज्बज हुई थी। उस शेरनी की बिगड़ी हालत पर वकास का कहका छूटता, मगर वो बड़ी मुश्किल से जब्त कर गया था, वरना वो जंगली बिल्ली इसे कच्चा चबा जाती। जवाब नहीं दिया तुमने। वकास ने मजीद इसे खुद पर गिराया था। वो कहा छोड़ो मुझे, वरना अभी तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। मलाइका अपनी गन टेबल से उठाते उसके सर पर रख गई थी। कमरे में वकास का छत फाड़ कहका गूंजा था। ओके छोड़ दिया, मगर एक बात बता दूं, हमारी शादी की रात कमरे में गन नहीं होगी। तब कैसे बचोगी? मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालात के जवाब नहीं है। मलाइका ने उसकी तरफ देखने की गलती नहीं की थी। गले में लटका मफलर सेट करते हुए उसके रूम से बाहर निकल गई थी। शाम में घर आऊंगा, अच्छा सा खाना बना के रखना मेरे लिए। उसने हाँक लगाई थी। ज़हर लेके आना, काम आएगा। जो हुक्म सरकार। वो भी वकास रज़ा था। कहाँ बाज आने वाला था। वो आधे घंटे पहले ही हवेली आया था, बगैर किसी से कोई बात किए कमरे की तरफ भागा था, जहाँ वो मासूम गुड़िया नींद की वादियों में उतरी हुई थी। फैसल की नज़रों ने इसके चेहरे के एक एक नकूश को छुआ था। माथे पर पड़े बाल और चेहरे पर फैली नागवारियत ने उसके बिगड़े मूड की कहानी सुनाई थी। उसे इतने मज़े से सोते देख फैसल को पिछली 3 रातें याद आई थी। ऐसे ही वो दिन में सो जाती थी और फिर रात के 2:30-3 बजे तक खुद भी जागती थी और उसे भी जगाती थी। फैसल को आज भी वही सब न होता नजर आ रहा था। मेरी जान उठ जाओ, फिर तुम्हें रात को नींद नहीं आती। फैसल ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया था। जब वो टस से मस नहीं हुई तो वहां से उठते वो बेड पर उसके करीब जा बैठा था। सुबह उठ जाओ, वरना अब मैं तुम्हें अपने तरीके से उठाऊंगा। वो जो गहरी नींद सो रही थी, फैसल की आवाज पर आधी पूरी नींद के साथ उठ बैठी थी। फैसल ने बगौर उसका जायजा लिया था, पर पुरनूर चेहरा और आंखों में नींद का खुमार था। वो इसे देखने में महव था और तूबा अपनी जगह से उठती इसकी आगोश में बैठे सीने पर सर रख गई थी। फैसल उसकी हरकत पर मुस्कुराया था। क्या हुआ? क्या हुआ था मेरी जान? रो क्यों रही थी? उसके बाल सहलाते वहां अपना लम्स छोड़ा था। अब लेट क्यों आए? उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ अपनी मर्जी के सवाल का जवाब देती थी, वरना सवाल पर सवाल किया जाता था। काम में था मेरी जान, जैसे ही तुम्हारी कॉल आई तो आ गया। आपने कहा था आप काम पर नहीं जाएंगे, मेरे पास रहेंगे। लहजे में नाराजगी थी। बहुत ज़रूरी काम था मेरी जान, मैं जल्दी आने वाला था, मगर फिर तुम्हारी कॉल भी आ गई। आपने अपना वादा तोड़ा। वो फिर से रोने की तैयारियों में थी। खबरदार अगर आंसू भी तुम्हारी आंख से गिरा। फैसल ने उसका चेहरा ऊपर किए सख्ती से कहा था।
وہ अज़ल की मासूम धमकी का असर हुआ था। खुद पर ज़ब्त करते तूबा वापस से अपनी जगह पर लेट गई थी। मैंने मम्मा से आपकी शिकायत की थी, खफ़गी से कहा था। अव्वल तो कोई बात नहीं पर मुझे डाँट पड़ चुकी है छोटी मम्मा से। मैंने कॉल की थी। पहले तो इन्होंने मेरी क्लास लगाई, फिर मुझे ये भी बताया कि तुम उनकी कोई बात नहीं सुनती, अपनी मनमानियाँ करती हो, तंग भी करती हो। मेरी जान तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो फिर से बोला था और मुझे बिगड़ों को सुधारना बहुत अच्छी तरह से आता है। इस पर झुके फैसल ने गंभीरता से कहा था। तूबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो इसके इरादों को भांपती फैसल ने इसकी ब्यूटी बॉन्ड पर लब रखे थे। वो फैसल तौबा का सांस उखड़ा सा। जी जाने फैसल, मुझे भूख लगी है, वो मिनमिनाई थी। हाँ मेरी जान, अब तो तुम्हें भूख लगनी है। फैसल को अपनी तरकीब कामयाब होती नजर आई थी। मगर मुझे अभी प्यास लगी है। तुम्हारी प्यास मेरी जान, तुम्हारी मोहब्बत की प्यास, जो सिर्फ तुमसे ही मिट सकती है। फैसल ने बोलते अपने लब उसके होठों में पेवस्त किए थे। कई मिनट खुद को सैराब करते फैसल ने इन्हें आज़ादी बख्शी थी। तूबा उसकी ज़रा सी कुर्बत पर निढाल थी, लंबे लंबे सांस लेते खुद को कंपोज कर रही थी। अगर अब खाना खाने से मना किया, ये मेडिसिन ना ली तो तुम रोई तो ऐसी ही सज़ा मिलेगी और फिर मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। वो ज़रा-सा मुस्कुराया था, उसके गीले होठों को अपने अंगूठे से छूते उसका गाल शिद्दत से चूमा था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। उसके जाते ही तूबा ने अपना रुका साँस बहाल किया था। बहुत बुरे हैं आप, ख़्यालों में से मुखातिब करते तूबा ने अपने गाल और होंठ छुए थे। गहरा साँस भरते वो बेड से नीचे उतरी थी। कल से मेहमानों ने आ जाना है, गेस्ट रूम साफ करवाने हैं। हवेली की डेकोरेशन वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं करवा लूँगा। फैसल ने हामी भरी थी। हॉल बुक कराना है, खाने का मेन्यू वो मैं कर लूँगा मम्मा, हमज़ा ने कॉल कट करते कहा था। गाड़ियों को मैंने सर्विस के लिए भिजवा दिया है। मेहमानों के लिए हर चीज़ का बंदोबस्त भी कर दिया है। डेकोरेशन कल की डेट में हो जाएगी। हॉल वाला काम भी हो जाएगा। बाकी हम सब तैयार हैं, दूल्हे साहब से पूछ लें, इन्हें कोई काम हो तो बता दें। फैसल ने लाउंज में दाखिल होते अरियान की तरफ देखते कहा था। दूल्हे से याद आया, अरियान आपका ड्रेस कब तक आएगा? सुमेरा बेगम की आवाज़ पर उसने नज़रें मोबाइल पर से उठाई थी। वो तो सुबह ही आ गया था मामा, और मैंने भाई की वार्डरोब में भी रखवा दिया था। ज़ारा की बात पर इन्होंने सर इस बात में हिलाया था। आप परेशान क्यों होती हैं मम्मा, सब काम हो जाएँगे, हम सब हैं ना। अरियान ने फ़िक्र में डूबी सुमेरा बेगम का माथा चूमा था। जीते रहो आप सब बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप सबके होते बस माँ हूँ ना, फ़िक्र लगी रहती है। वो मुस्कुराई थी। अच्छा मम्मा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। वो कदरे संजीदगी से बोला था। सुमेरा बेगम समेत वहाँ मौजूद सब लोग उसकी तरफ हमतन गोश हुए थे। नहीं, नहीं, नहीं। फैसल की अचानक नहीं की रट पर इन सब ने उसकी तरफ देखा था। ऐसे मत कहिएगा भैया। क्या? अरियान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। ये बात अपने मुँह से मत निकालिएगा कि आप ये शादी नहीं कर सकते। उफ़! मैं ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? उसने अपने हाथ माथे पर रखे सदा लगाई थी। वहाँ मौजूद सब लोग ही उसकी एक्टिंग पर कहके लगाते लोट-पोट हो रहे थे। ओह! स्टार प्लस की फ्लॉप बहू! अरियान ऐसे घड़का था। फैसल भी अपना नए नाम पर हँसा था। सुबह जॉन साहब के पास बैठी थी, अपने शोहर की हरकतों पर हँसी से लोट-पोट हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अब अपना मुँह बंद रखो, मुझे बात करने दो। अरियान सीरियस हुआ था तो इन सबको भी सीरियस होना पड़ा था। मम्मा, मुझे अभी हयाम की कॉल आई थी। नहीं, वो फिर से बोला, क्या भाभी ने शादी से मना कर दिया? तुम्हारे मुँह में मिट्टी बंदर कहीं के, कभी तो कुछ सीधा बोला करो। अरियान के बोलने से पहले ज़ारा ने पास पड़ा कुशन उसके मुंह पर दे मारा था। एक बार फिर वहाँ सब ही हँसे थे। इस बार अरियान भी इसकी दुर्गत पर हँसा था। तुम चुड़ैल! फैसल ने इसे एक की बजाय 2 कुशन फेंक के मारे थे, जो ज़ारा को तो नहीं मगर हमज़ा को ज़रूर लगे थे, क्योंकि ज़ारा उसके पीछे छुप गई थी। यार मैं इसे मार रहा था। खुद को घूरते हमज़ा को देख फैसल बेचारगी से बोला था। अच्छा? हमज़ा ने पुरसकून सा जवाब देते कुशन फैसल के सर पर मारा था। ओह! सॉरी, मैं वहाँ रख रहा था और तुझे लग गया। हमज़ा के अंदाज़ पर ज़ारा और तूबा की हँसी छूटी थी। और साहब और सुमेरा बेगम भी उनकी हरकतों पर हँसे थे। अब मगर अगले ही लम्हे हवेली का वो हिस्सा एक बार फिर मैदान जंग बन गया था। अरियान जो ज़रूरी बात करने आया था, यहाँ का माहौल देखते उसके माथे पर बल पड़े थे।
खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला, उसकी बारोब आवाज़ पर वो सब अपनी जगह साख़त हुए थे। अगर अब किसी ने कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। फैसल, रेयान ने इसे स्पेशली मुखातिब किया था। सॉरी भाई, आप बात करें। हमजा माजरत करता सोफे पर बैठा था। अरियान, क्या बात है? मामा, वो हयाम की कॉल आई थी, आपने उसके लिए ज्वेलरी पसंद की थी और वहाँ भिजवाई थी, क्या इन्हें पसंद नहीं आई? सुमेरा बेगम ने परेशानी से पूछा। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली अपनी शादी के दिन अपनी मम्मा की ज्वेलरी पहनना चाहती है, तो इसने मुझे कॉल की है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हयाम अपनी मम्मा की ज्वेलरी पहन ले। इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा? उनकी शादी है, वो अपनी मर्जी का जेवर पहन सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। औन साहब अपनी बीवी के फैसले पर मुस्कुराए थे और कोई बात नहीं की उन्होंने। वो फैसल शाह था, 5 मिनट से ज़्यादा चुप नहीं बैठ सकता था। नहीं, अरेयान इसे दो टोक लहजे में जवाब देते लॉन की तरफ बढ़ गया था। अच्छा, वो बस इतना ही बोला था? हमजा और ज़ारा हंसते थे। खी करना बंद करो और काम कर लो। रात की पहर एक ही काम हो सकता है और वो है सोने का। तो जाओ, जाके सो जाओ। हमजा जो जवाब देते फैसल ने नज़र तूबा की तरफ उठाई थी, जो सोफे पर बैठी नींद में झूल रही थी। सर सोफे के पुश्त से टकराता फैसल ने उसकी तरफ आते ही उसे अपनी गोद में उठाया था। कल मुलाकात होती है। फैसल इन सबको शब बखैर कहते अपनी कमरे की तरफ चल दिया था। दोनों तरफ शादी की भरपूर तैयारियां चल रही थी। मेहमानों से हवेली भर गई थी। सब ही अपने अपने कामों में मसरूफ थे। दूसरी तरफ दुरानी साहब के यहाँ भी मेहमान आ चुके थे, जिनमें अशर और उनकी अम्मी जान सैर फहरिस्त थी। अशर सारी तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। ब्यूटिशियन भी आ चुकी थी। हयाम इस वक्त अपने कमरे में ब्यूटिशियन के साथ थी, जो इसे तैयार करने के लिए अरियान ने अपनी निगरानी में भेजी थी। मैम, इस ब्यूटिशियन ने ताए हुए लहजे में से पुकारा था। हयाम माजरत करती मोबाइल पकड़े कोने में जा खड़ी हुई थी। वो ब्यूटिशियन पिछले 2 घंटों से वहाँ मौजूद उसे तैयार कर रही थी और इन 2 घंटों में अरियान मलिक तकरीबन 200 कॉल्स कर चुका था, जिसे हयाम बड़ी रसानियत से कट करते जा रही थी। मगर अब तो हद हो गई थी। वो ब्यूटिशियन भी हैरान थी कितना ढीठ था उसका शौहर। वो अभी यही सोचते हयाम का मेकअप कर रही थी जब फिर से मोबाइल बजा था। फ़ोन उसे पकड़ाती वो अपना सर थामे सोफे पर जा बैठी थी। क्या मुसीबत है? कोई आफ़त आ गई है क्या? हयाम धीमे मगर गुस्से भरे लहजे में बोली। कम चीखी ज़्यादा थी। हयाम धीमे मगर गुस्से भरे लहजे में बोली कम और चीखी ज्यादा थी। आफत तो आ जानी है ना अरियान मलिक की जिंदगी में। रुखसती के बाद अपने तबसरे पर वो खुद ही हंसा था। उसकी हंसी ने जलती पर पेट्रोल का काम किया था। अगर अब मुझे तुम्हारी कॉल आई तो मैं इस रुखसती से मना कर दूंगी, समझे? करते रहना फिर जो करना है। हयाम, आपसे तुम हर आती जो मुंह में आया था बोल गई। हयाम, आपसे तुम पर आती जो मुंह में आया था बोल गई थी। कॉल कट करते उसने मोबाइल बेड पर उछाला था। अपना भारी भरकम लहंगा संभालती वापस से चेयर पर आके बैठी थी। मगर हाय रे किस्मत, मोबाइल फिर से बजा था। क्या आप मेरे हस्बैंड से बात कर लेंगी? हयाम ने सवालिया अंदाज में पूछते मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। यस श्योर। वो तो जैसे तैयार खड़ी थी अरियान से बात करने के लिए। मेरी जान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी वाइफ की ब्यूटिशियन बात कर रही हूँ। मेरी वाइफ कहाँ है? उसका लहजा एकदम सख्त हुआ था। जी सर, वो यही हैं। इसका बारोब लहजा इस ब्यूटिशियन को भी लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया था। हयाम को इस बेचारी पर गुस्सा आया था, जो उसकी वजह से अरियान का गुस्सा झेल रही थी। जी सर बोलें, सुन रही हैं। कॉल लाउड स्पीकर पर रखते उसने मोबाइल हयाम के करीब किया था। मेरी मासूम बीवी, आखिर किस दुनिया में हो तुम? तुम्हें क्या लगता है अगर रुखसती से मना कर दोगी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा? तुम मेरी अरियान मलिक की मलकियत हो मेरी जान, तुम पर सिर्फ़ मेरा हक है और अपना हक छीनना अरियान मलिक को बहुत अच्छी तरह से आता है। इसलिए आज जो बात तुमने बोली है इसे दोबारा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। उसके पथरीले लहजे पर हयाम अंदर तक काँप गई थी। इतनी बड़ी बात तो नहीं कही मैंने जो ये इतना भड़क उठा है। उफ़! शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। हयाम का नन्हा सा दिल फड़फड़ाया था। अब गलती की है तो सज़ा के लिए तैयार रहना। अरियान मलिक दूसरा मौका नहीं देता। सबके लिए असूल बराबर रखता हूँ मेरी जान, और मैं नहीं चाहता तुम फिर से मुझसे दूर जाने की बात करो। सज़ा का सुनते ही हयाम के हाथ पैर फूलने लगे थे। वो कैसे भूल गई थी कि वो कोई गलती करेगी और अरियान मलिक इसे बख्श देगा।
وہ आर्यान मलिक था, हर गलती पर सज़ा सुनाने वाला। हयाम ने थूक निकला था। मैम आपके लिए पानी ले आऊं? कॉल कट चुकी थी। उसने मोबाइल टेबल पर रखा था और हयाम की तरफ आई थी, जिसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। नहीं, मैं ठीक हूँ, अब जल्दी से अपना काम खत्म करें। वो बस सर हिलाते अपना काम निपटाने लगी थी। उसने जो बातें अरयान मलिक की सुनी थी, इसे खौफ में मुब्तला कर गई थी। अगर वो अपनी बीवी को सज़ा दे सकता है, मैं तो फिर एक ब्यूटिशियन हूँ। वो बगैर कोई गलती किए बहुत सलीके से अपना काम निपटा रही थी। बेटा, और कितनी देर? उनके आधे अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। माशाल्लाह, मेरी शहजादी तो बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। दुरानी साहब ने दुआएं देते उसका माथा चूमा था। बाबा, वो कदरे परेशानी से बोली थी, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना बाबा, प्लीज। उसकी आंखों से दो मोती टूटकर दुरानी साहब की हथेली पर गिरे थे। बाबा की जान, ये तो दस्तूर दुनिया है। हर बेटी को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर अपने असल घर जाना ही पड़ता है, जहां उसका शोहर होता है, जहां से वो प्रैक्टिकल जिंदगी की शुरुआत करती है। दुरानी साहब उसे गले से लगाए रसानियत से समझाया था, तो मेरा शक सही था। यहाँ सैड सीन ही चल रहा है। मलाइका नक्श की तैयार कमर पर हाथ बांधे उनके सामने खड़ी थी। आप यहाँ? हयाम आंसू साफ करते उससे गले मिली थी। मैडम, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ हूँ। आपके शोहर का हुक्म था कि उनकी बीवी को सही सलामत हॉल तक लाया जाए, जिसकी जिम्मेदारी उसने मुझे दी। हयाम उसकी बात पर चेहरा झुका गई थी। सॉरी बेटा, मैं हयाम को यही बताने आया था, मगर बातों बातों में जहन से ही निकल गया। अरे नहीं अंकल, मेरा ये मतलब नहीं था। मलाइका इन्हें मादरत करते देख फौरन से बोली थी, अब आप लोगों को देर नहीं हो रही? फैसल ने इन सबको घूरते कहा था। तुम भी यहाँ हो? हयाम ने हैरत से पूछा था। बिल्कुल मेरी प्यारी भाभी, आपके शोहर का हुक्म था तो फैसल शाह भी पहुंच गया। फैसल की बात पर उसने अपना सर थामा था। आखिर इतना इनसिक्योर कौन होता है? तुम्हारा शोहर नामदार होता है लड़की। मलाइका ने इसकी बड़बड़ाहट सुने शरारत से कहा था। बाकी बातें कार में कर लीजिएगा, आप निकलो यहाँ से। ये ना हो थोड़ी देर तक पता चले दूल्हे साहब भी यहाँ तशरीफ ले आए हैं। वो कभी चुप नहीं रह सकता था, आखिर फैसल शाह था। जहाँ भी बोलना अपना फर्ज समझ जाता। वहाँ सब फैसल की बात पर हंसते थे, सवाए हयाम के। इसे सजा वाली बात ही सोच सोच कर खुद खुद आ रहा था। चलो लड़की, तुम्हारे पिया के घर चलें। वो शरारत से कहते हयाम के मुंह पर घूंघट निकाले बाहर की तरफ बढ़ गई थी। गैर इरादा तौर पर उसकी धड़कनें तेज हुई थी। दुरानी साहब इन सब की नोक झोंक देखकर खुश होते थे। इनकी खुशी के लिए यही काफी था। जहां उनकी बेटी रुखसत होके जा रही थी, वहां सब उसकी इज्जत करते थे, उससे मोहब्बत से पेश आते थे। और रही बात अरियान मलिक की, तो वो तो जान छिड़कता था अपनी बीवी पर। दुरानी साहब ने अपनी बेटी के नसीब पर खुश होते अल्लाह का शुक्र अदा किया। हयाम, एक बात कहूँ? हयाम ने घूंघट में ही से मलाइका की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर शरारत के अंसर नुमाया थे। जी कहें, आज तुम्हारे हुस्न से मेरा दोस्त मुकम्मल घायल होने वाला है। संभाल लेना अरियान मलिक को। वो आंख दबाते हंसी थी। उसके मायने के जुमले पर हयाम का सांस रुका था। अचानक की फायरिंग की आवाज गूंजी थी। हयाम ने डर के मारे अपने हाथ कानों पर रखे थे। डरो नहीं हयाम, ये सब तुम्हारे इस्तकबाल की खुशी में किया जा रहा है। मलाइका उसके चेहरे पर खौफ उतरते देख फौरन से बोली थी। उनकी गाड़ी और पीछे आती गार्ड्स की गाड़ियां हॉल की हदूद में दाखिल हुई थी। हर तरफ फायरिंग हो रही थी। दुल्हन की गाड़ी पर गुलाब की पत्तियां निछावर की जा रही थी। हर तरफ गुलाब की महक थी। हयाम ने इस खुशबू को अपने अंदर उतारा था। वो सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। गुलाब की पत्तियां बारिश की तरह बरस रही थी। उनकी सैर अंगेज खुशबू, हाँ, वो सब इसी के लिए ही किया जा रहा था, अरियान मलिक की बीवी के लिए। हयाम को खुद पर रश्क आया था। मलाइका भाभी को हॉल तक ले जाओ। फैसल ने गाड़ी रोकी थी। हयाम ने ना समझी से उसकी तरफ देखा था, क्योंकि अभी हॉल तक पहुंचने में इसको 10 मिनट लगने थे। वहां गाड़ी के जरिए भी जा सकते थे, मगर वो कुछ भी कहे बगैर गाड़ी से नीचे उतरी थी। मलाइका हाँ में सर हिलाती हयाम का भारी लहंगा संभालते उसे गाड़ी से उतरने में मदद देने लगी थी। गाड़ी से निकलते ही हयाम को अपने पैरों में मुकीद गुस्सों के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ था। वहां गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। इनको पत्तियों को देखते उसे समझ में आया था क्यों गाड़ी को 10 मिनट की दूरी पर रोक दिया गया था। हॉल तक पहुंचने के लिए गुलाब की पत्तियों से रास्ता बनाया गया था। वो सब बहुत खूबसूरत था। हयाम ने ऐसा सिर्फ फिल्मों ड्रामों में देखा था, मगर रियलिटी में इसे वो सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था।
हयाम ने नज़रें फेरे मलाइका की तरफ देखा था, जो इससे दूर जा खड़ी हुई थी। यहाँ से आगे का सफ़र तुमने अकेले ही तय करना है। तुम्हारी मंज़िल तुम्हारे इंतज़ार में है। वो हयाम की सवालिया नज़रों का मफ़हूम समझते ऊँची आवाज़ में बोली थी। हयाम को उसकी पहेलियों की समझ नहीं आई थी। वो कन्फ्यूज़ सी कदम उस रास्ते पर बढ़ा गई थी। धीरे-धीरे कदम उठाती इस नरम और खुशबुओं में रची मंज़िल पर रवाँ आज वो लड़की खुद को वाक़ई में शहज़ादी तस्वुर कर रही थी। नज़रें झुकाए लहंगे को हाथों में थामे वो आगे बढ़ रही थी। खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। चंद कदम मज़ीद बढ़ाए उसने अपने सामने अरियान मलिक को खड़ा पाया था। वही तो था उसकी मंज़िल। पूरी शान शौकत से हाथ पुश्त पर बाँधे अपनी सहर रोब बारोब शख्सियत के साथ वो उसके रास्ते में हायल हुआ था। हयाम ने नज़र उठा के देखा था और फिर नज़रें झुकाना भूल गई थी। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में अपनी वजीहा और जाज़िब पर्सनैलिटी में अरियान मलिक इस दुल्हन के रूबरू था। नीली आँखें अपने पूरे आबो-ताब से चमक रही थी। खुशी तो उसके अंग-अंग फूट रही थी। चालों को जेल से सेट किए, मज़बूत कलाई पर घड़ी बाँधे अच्छा, सॉरी ये लाइन मेरे से गलत पढ़ी, चालों नहीं लिखा हुआ बालों को जेल से सेट किए, बालों को जेल से सेट किए, मजबूत कलाई पर घड़ी बांधे, बाजू आज भी फोल्ड किए थे, पैरों में ब्लैक कलर के शूज पहने वो निक सा तैयार खड़ा था। उसके पास से उठती परफ्यूम की खुशबू हयाम के नाक के नथनों से टकराई थी। वो इस शहर के शहर में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। मुकाबिल का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। उसका जानलेवा दो आतिशा हुस्न अरियान मलिक को चारों खाने चित कर गया था। अरियान ने बगौर सर तपाओं इस शहजादी का जायजा लिया था। इस गुलाब जैसे खिलते रेड कलर में वो इसे सुर्ख गुलाब लग रही थी। उसके हाथों में अपने नाम की मेहंदी, आज वो लड़की पूर अरियान मलिक के रंग में रंगी हुई थी। बेसाख्ता इसके दिल ने दुहाई दी थी। इस कांच की शहजादी को अपने दिल में छुपा ले या कहीं बहुत दूर ले जाए, जहाँ इसे इसके सिवा कोई देख भी ना सके। जाने कितनी ही देर वो दोनों एक दूसरे के शहर में जकड़े नज़रों में नज़रें डाले खड़े थे। अंदर सब दूल्हा-दुल्हन को का इंतज़ार कर रहे थे और आप दोनों का रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। फैसल गला खंगालते इनको होश की दुनिया में ले आया था। हयाम अपनी बेबाकी पर कानों की लू तक सुर्ख हुई थी। पलकों की झालर गिराई थी। हाँ, आ रहे हैं। अरियान इसकी बात पर खजिल सा हुआ था। कभी जो ये बंदा कुछ सीधा बोल दे। फैसल शाह को कोसते अपनी दुल्हन का हाथ थामे वो आगे बढ़ गया था। फैसल इनसे पहले ही हॉल की जानिब गया था। चलें, अरियान के सवाल पर उसने नज़रें झुकाए इजाज़त दी थी। उसकी कमर के गिर्द अपना हिसार बाँधे एक हाथ पॉकेट में डाले वो मगरूर अंदाज़ में चलता हुआ हॉल की एंट्रेंस पर पहुँचा था। उनके एंटर होते ही फूलों की बरसात कर दी गई थी। दोनों साइड से गुलाब की पत्तियाँ निछावर की जा रही थी और वो दोनों शाने बेनियाज़ी से चलते हुए जा रहे थे। वहाँ मौजूद सब लोग इन्हें सताइश नज़रों से देख रहे थे। अगर अरियान मलिक शहज़ादा था, तो हयाम मलिक उसकी सल्तनत की शहज़ादी मुकर्रर हुई थी। राहदारी अबूर करके वो दोनों सबकी मुबारकबाद वसूल करते इस खूबसूरत से स्टेज की तरफ पहुँचे थे, जिसे अरियान मलिक ने खुद अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। सुर्ख गुलाब के फूलों से सजे इस झूले को बे बहुत नफ़ासत से तैयार किया गया था। वो झूला हयाम के दिल को छू गया था। स्टेज पर जाते ही उसने अपना हाथ हयाम के सामने किया था, जिसे वो हिचकिचाते हुए थामते स्टेज पर आई थी। झूले पर उसके साथ बैठे हयाम की नज़रें बार-बार उसके चेहरे की तरफ उठ रही थी, जैसे उसके तासुरात मालूम करने की कोशिश कर रही हो। अरियान के चेहरे को गौर से देखते वो फिर से नज़रें झुका गई थी। इस बात से बेखबर अरियान मलिक उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। वो सबकी मुबारकबाद वसूल कर रहा था। उसने एक बार फिर किन अँखियों से उसकी तरफ देखा था, जो उससे लाताल्लुक़ बना बैठा था। मगर हयाम की बदकिस्मती थी, अरियान मलिक ऐन इसी वक़्त चेहरा उसकी जानिब मुड़ा था। उसकी जाँचती नज़रें अरियान मलिक की नीली आँखों से जा टकराई थी। अरियान कुछ बोलता हयाम ने फ़ौरन से नज़रें वापस झुकाई थी। आँख मिचौली कब से खेलने लग गई मेरी मासूम बीवी? उसका हाथ थामते वो दिलचस्प लहजे में बोला था। अरियान के हाथ थामने पर हयाम ने फ़ौरन से नज़रें हॉल में दौड़ाई थी, जहाँ सब अपनी बातों में मगन फंक्शन एन्जॉय कर रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। हयाम को आखिर जवाब देना पड़ा था, क्योंकि वो टिकटिकी बाँधे इसे ही देखे जा रहा था, जैसे बहाना मिल गया हो देखने का। मगर
مگر مجھے تو اس کا الٹ لگ رہا ہے۔ ریان نے اس کا تھاما ہاتھ نرمی سے چھوڑتے اپنے بالوں میں پھیرا تھا۔ حیام کے دل نے بیٹ مس کی تھی، یہ واقعی اتنا خوبصورت ہے یا مجھے لگ رہا ہے؟ اس نے سوچتے ہی نظریں چرائی تھی۔ فکر نہیں کرو، میں سزا والی بات بھولا نہیں ہوں۔ ریان کے جملے پر حیام کا چلتا سانس رکا تھا۔ اور ہاں، میں ازل سے ہی خوبصورت ہوں میری جان، بس تم نے آج غور کیا۔ آنکھ دباتے وہ ہنستا اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا۔ حیام کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ شخص کیسے میرے دل کی بات جان لیتا؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں مگن تھی جب ان سب کا ریلا اسٹیج پر آن ٹپکا تھا۔ آپ تو بہت کیوٹ لگ رہی ہیں، طوبا پورا منہ کھولے حیرت سے بولی تھی۔ کیا انداز تعریف تھا، سب ہی مسکرا دیے۔ اریان ملک کی وائف ہیں، خوبصورت تو ہونی ہی تھی گڑیا۔ زارا نے اس کے گال کھینچے تھے، پر زارا اگر دیکھا جائے تو حیام اریان سے زیادہ پیاری ہے۔ ملائکہ نے بھی بولنا ضروری سمجھا تھا، بس دعا کرو صرف پیاری ہی ہوں، باقی عادتیں بھائی جیسی نہ ہوں، ورنہ فیصل نے تھوک نکلتے بعد ادھوری چھوڑی تھی۔ پھر سے الٹی بات۔ ملائکہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ فیصل، کیا تمہیں بکواس کرنے کی پرانی عادت ہے؟ ملائکہ کے سوال پر وہاں سب کے بیک وقت کہکے گونجے تھے۔ بلا بلا بلا، چڑیل کہیں کی۔ فیصل اس کی نقل اتارتا اسٹیج سے ہی نیچے اتر گیا تھا۔ آج ہمارا بھائی شہید ہونے والے ہیں۔ ذرا آنکھ ونک کرتے حیام کو دیکھ کر ہنسی تھی، جو تب سے بس ان سب کے تبصرے سن رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی شہید ہو چکا ہے۔ ملائکہ اترا کے بولتی ان کے سامنے اپنا موبائل کر گئی تھی، جس میں اریان اور وہ دنیا سے بے خبر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ اللہ جی، کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں، صبح خوشی سے چہکی تھی۔ میڈ فار ایچ ادر، زارا کی آواز بھی ان کی آواز میں شامل ہوئی تھی۔ حیام کا چہرہ ان سب کی دو معنی باتوں سے سرخ پڑ چکا تھا۔ دل الگ بری طرح شور مچا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہیں ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں اریان ملک کا نام و نشان تک نہ ہو۔ وہ سب اپنی باتوں میں مگن تھی اور حیام الگ سوچوں میں۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے اریان ملک کی طرف اٹھی تھی، جو چہرے پر سرد تاثرات سجائے اسٹیج پر ہی آ رہا تھا۔ اف اللہ جی، کیا یہ پھر میری بات سمجھ گئے؟ حیام نے خود کے زیر اثر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ حیام، کیا ہوا؟ اریان اس تک پہنچتا اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے وہ فکر بندی سے بولا تھا۔ باقی سب بھی پریشان ہوئے تھے۔ وہ میرے سر میں درد، حیام نے بہانہ بنایا تھا۔ اس کی بات سنے اریان نے فوراً سے میوزک بند کرایا تھا۔ ملائکہ کو اشارہ کرتے وہ حیام کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم بھی ہو چکی تھی۔ اریان نے بنا کوئی چوں چراں کیے جتنے پیسے زارا اور طوبا نے مانگے تھے دے کر رولا ختم کیا تھا۔ 12 بجے کے قریب وہ لوگ ہالس میں پہنچے تھے۔ اب 2 بجنے والے تھے، رسمیں ادا ہو چکی تھی۔ اریان نے حیام کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، یہاں تھکاوٹ رقم تھی۔ بہو بہت ٹائم ہو گیا ہے، رخصتی کب کرانی ہے؟ آسیہ بیگم سمیرہ بیگم کی طرف آئی تھی، جو زارا سے رخصتی کی بات کر رہی تھی۔ جی اماں جی، ہم بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ حیام زارا کی مدد سے اسٹیج سے نیچے اتری، دورانی صاحب کے گلے لگی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ ان کے گلے سے لگے روتی رہی تھی۔ بابا، مجھے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ حیام نے روتے مضبوطی سے ان کے کندھا تھاما تھا، جیسے اسے کوئی زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب وہی آپ کا اصل گھر ہے میری جان، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا۔ دورانی صاحب نے آنسو پوंچھتے اس روتی شہزادی کا ماتھا چوما تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھی۔ طوبا، زارا اور ملائکہ بھی رونے میں مصروف کھڑی تھی۔ تم سب کیوں رو رہی ہو؟ رخصتی حیام بھابی کی ہو رہی ہے، وہ بہت تعجب سے بولا تھا۔ یہ مومنٹ ہوتا ہی ایسا ہے، آنسو خود ہی آ جاتے ہیں۔ زارا نے سوں سوں کرتے اسے جواب دیا تھا۔ ویسے بھی تم لڑکوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم لوگوں کو کون سا اپنی فیملی کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، یہ دکھ صرف لڑکیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے؟ فیصل شاہ ایسے بولا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مسٹری سولو کر لی ہو۔ مگر کوئی بات نہیں، تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے 2 ٹکے کے سوری، میرا مطلب تھا انسپکٹر وقاص رضا سے بولوں گا، شادی کی رسمیں کر کے رخصتی بھی کرا لے گا، اور پھر تمہیں وہیں چھوڑ جائے گا۔ اب ان دونوں کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی رخصتی تو ہو چکی، مگر تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس کے انداز گفتگو ایسا تھا مانو ملائکہ اس سے مدد کی بھیک مانگ رہی ہو۔ آخر وہ فیصل شاہ جو تھا، کسی سیریس موقع پر بھی وہ کیسے سیریس رہ سکتا تھا؟ وہ بول رہا تھا اور ملائکہ خونخوار شیرنی بنی اس کی فضول بکواس پر بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ فیصل کا ارادہ ابھی قتل ہونے کا نہیں تھا، اس لیے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔
हयाम के आंसू इसे तकलीफ दे रहे थे। सुमेरा बेगम से बात करते वो वहाँ से निकल गया था। गाड़ी हॉल के एंट्रेंस पर लाते वो इसका इंतज़ार करने में मसरूफ़ था। बाकी की गाड़ियाँ भी हवेली जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उदास मत हो हयाम, उसने बहुत नरमी से कहा था। बाकी की गाड़ियाँ भी आगे-पीछे हवेली की तरफ रवां-दवां थी। सर को हल्का-सा जंबिश दिए थोड़ा और खिसकी थी। बस भी कर दो मेरी मासूम बीवी, और कितना इस दरवाजे में घुसोगी? अरियान उसकी हरकत पर हंसी रोकता अपने करीब कर गया था। वो जो बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपकी बैठी थी, इससे अचानक आफताब पर अरियान के सीने से टकराई थी। इतना भी क्या डर शोहर का? उसके कान में सरगोशी करते अरियान ने झुमकों को छेड़ा था। मैं नहीं डरती आपसे, उसकी कुर्बत में सहमे वो दूरी बनाते बोली थी। अच्छा नहीं डरती? उसकी मज़ाहमत को नाकाम बनाते वो ज़रा रौब से बोला था। मुझे बस सज़ा से डर लगता है। आखिर वो सच बोल गई थी। उसके मुँह बनाकर कहने पर अरियान को इस पर प्यार आया था। क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ तुम्हें सज़ा ना दूँ, मगर क्या? वो खुशी और दुःख के तासुरात मिलाए बोली थी। मगर फिर मुझे तुम पर प्यार आता है। बहुत इश्तियाक से इसे देखते कहा था। तो प्यार में सज़ा कौन देता? वो आँखों में बेयकीनी लिए पूछ रही थी। ऑफ कोर्स अरियान मलिक, इत्मीनान काबिल दीद था। आप बहुत बुरे हैं हयाम, उसके जवाब पर तिलमिलाई हुई फिर से दरवाजे के साथ जा चिपकी थी। हाँ तो खुद सोचो मेरी जान, ऐसी सजाएं प्यार में ही दी जाती हैं, गुस्से में कौन ऐसी सजा देता है? ऑफ कोर्स अरियान मलिक, हयाम ने इसी के अंदाज में मुंह बनाए जवाब दिया था। उसके जवाब पर अरियान का कहका बेसाख्ता था। हयाम को लगा वो कुछ गलत बोल गई है। मेरी जान तुम वाकई बहुत मासूम हो। अरियान ने बाकायदा उसके गाल खींचे थे। मगर मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा बुरा हूँ, जिसका अंदाज़ा तुम्हें आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा। वो जो हाज़िर जवाब थी, उसके आखिरी जुमले को समझती चेहरा झुका गई थी। फैसल जल्दी से इसे वहाँ सेट करो, हमदा ने इसे गाइड किया था। वो सब कुछ देर पहले ही हवेली पहुँचे थे और अब वो सब भाई भाभी के वेलकम की तैयारी करने में मसरूफ़ थे। हाँ, कर दिया, अब और क्या करना है? फैसल जो हमदा उसे अगला काम पूछ रहा था, उसकी नज़र ज़ारा पर पड़ी थी। ओह! बस करो, जितना भी मेकअप कर लो, लगना तुमने फिर भी चुड़ैल ही है। फैसल ने कहका लगाया था। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, गुस्से से कहते साथ पड़े तमाम स्मोक स्मोक बूम्स ज़ारा ने उसके मुंह पर दे मारे थे। आह जंगली बिल्ली, मेरी नाक पर हाथ रख के उसकी जानिब लपका था। खबरदार फैसल, जो अब तुम लोगों ने हवेली को मैदान जंग बनाया। हमजा खतरनाक तेवर लिए बोला था। स्मोक बूम्स उठाए वो बाहर निकल गया था। जाओ जाओ जाओ, बड़े आए तुम अल्लाह दीन के चिराग वाले जिन। वो भी ज़ारा और मलिक थी, कैसे चुप रह जाती। उफ बस करो तुम दोनों, ये जंग अरियान के आने के बाद कंटिन्यू कर लेना। अभी काम ख़त्म करो। मलाइका इन पर हुक्म झाड़ती फूलों की ट्रे उठाए टेबल की तरफ आई थी। भाई ज़ारा आपी, मलाइका आपी, भाभी आ गई हैं। तूबा को बाहर मेन गेट पर नज़र रखने की ड्यूटी दी गई थी, जो उसके हिसाब से आसान और सादा थी। वो भागती हुई अंदर आई थी। हवेली में खलबली मच गई थी, जैसे दूल्हा दुल्हन नहीं को तूफान आ गया हो। सब अपनी अपनी जगह रुक जाओ। हमजा की आवाज़ पर सब रुके थे। सब अपने अपने काम संभालो। फैसल कैमरामैन से बोलो वही दरवाजे से शूट करता हुआ आए। हमजा हुक्म देता बाहर निकला था। उनके गाड़ी से बाहर निकलते ही फायर की आवाज़ गूंजी थी। ये हरकत फैसल शाह की थी, जिसने अरियान के मना करने के बावजूद भी अपनी मर्जी की थी। शाम के साए गहरे हुए थे। हवेली तक आने के रास्ते में लगे ग्लोब जगमगा रहे थे। हॉल की तरफ यहाँ भी गुलाब की फूलों की पत्तियों से राहदारी बनाई गई थी और हवेली के अंदर तक इसको सजाया गया था। गाड़ी से निकलते ही मलाइका ने इशारा दिया था और हवेली की चारों साइडों से इन पर गुलाब की पत्तियों की बारिश कर दी गई थी। हयाम को इनसे ज़्यादा प्यार और खूबसूरत वेलकम कभी नहीं मिला था। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। अरियान इसे खुश देखकर मुस्कुराया था। अरियान की नज़र खुद पर महसूस करते हयाम ने उसकी तरफ देखा था। अरियान के होठों को तिलस्म ज़दा मुस्कुराहट छू गई थी। वो दोनों फिर से एक दूसरे की नज़रों में खो जाते, फिजा में ठा की आवाज़ गूंजी थी। हमजा के इशारे पर आसमान बेक वक्त लातदाद रंग बिरंगे कंदीलों से जगमगा उठा था। ब्यूटीफुल, हयाम के लबों से बेसाख्ता निकला था। अरियान मुस्कुराया। हयाम को सब कुछ अजीब लग रहा था, मगर फिर अपना वहम समझती सर झटका था। उनके थोड़े आगे बढ़ते ही जैसे कंदीलों की रोशनी कम हुई थी। हमजा के इशारे पर फैसल, ज़ारा और तूबा ने हाथों में पकड़े स्मोक बूम्स के रंग बिरंगे धुएं को चार
चारों ओर फैला दिया था। हयाम की खुशी की इंतहा हुई थी, मगर अगले ही लम्हे वो चौंकी थी। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे मेरी विश बुक में लिखा था। तो इसका मतलब मेरी डायरी? हयाम ने गर्दन मोड़े इस डायरी चोर की तरफ देखा था, जो उसके रूबरू शाहाना अंदाज में चलते हुए राहदारी अबूर कर गया था। बस करो हयाम, नजरें फेर लो अब, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, वो कदरे धीमी आवाज में मुंह पर हाथ फेरते बोला था। हयाम, जो अपनी अजीम किताब के चोरी होने के सदमे में खड़ी इसे घूरे जा रही थी, वो ये भी भूल गई थी कि वो एंट्रेंस पर खड़ी सारी फैमिली के दरमियान मौजूद है। नजरअंदाज करती हो तो ऐसे जैसे कोई अरियान लग ही नहीं है। नज़रअंदाज करती हो तो ऐसे जैसे कोई अरयान मलिक है ही नहीं, और नज़रें करम करती हो तो बाकी सबको भूल जाती हो। उसके जुमले पर हयाम का दिल चाहा अपना माथा पीट ले। मुझे आपको देखने का कोई शौक नहीं है, इसी के अंदाज में जवाब देते उसने मुंह बनाया था। हम जानते हैं भाई बहुत प्यारे हैं, पर अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इनमें ही खो जाएं। भाभी, फैसल गला घंघालते बोला था। अरयान को उसका तीखा लहजा किसी तूफान का पता दे रहा था। इससे पहले वो कुछ बोलता, सुमेरा बेगम की आवाज़ उनके कानों में पड़ी थी। बहुत हो गया मस्ती मजाक, ज़रा जाओ भाभी को ऊपर अपने कमरे में ले जाओ, वो भी थक गई होगी। तुम्हारा बेगम की आवाज़ पर हयाम ने चुप का सांस भरा था। वो जो सोच रही थी अब सबकी दो मायनी बातों से उसकी जान छूटने वाली थी। मगर हाय रे किस्मत, मलाइका के जुमले ने उसका चलता सांस रोका था। ऐसे कैसे आंटी, हयाम ऐसे नहीं जा सकती, पहले रस्म अदा होगी। उनकी बात पर मलाइका झट से सामने आई थी। अब कौन सी रस्म रह गई है मलाइका? अरियान ने उकताए हुए लहजे में कहा था। नहीं, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें इतना करना है कि हयाम को गोद में उठाकर कमरे तक लेके जाना है। नहीं, अरियान कुछ बोलता हयाम चीखी थी। भाभी, ये रस्म है और हमारे यहाँ ऐसी रस्में हर हाल में पूरी की जाती हैं। तुम्हारा बेगम उनकी चालाकी पर हंसी थी, क्योंकि वो जानती थी ऐसी कोई रस्म नहीं है। चले भाई, क्या सोच रहे हैं, पूरी रात नहीं है। निजारा की बात पर अरियान ने हयाम की तरफ देखा था, जो इल्तिजाई नजरों से इसे ही देख रही थी। अरियान कुछ बोलता, इन सब ने हुटिंग करना शुरू कर दी थी। उसने हार मानते हयाम को गोद में उठाया था। इनकी हुटिंग में कदरे इजाफा हुआ था। हयाम खफत से सुर्ख पड़ता अपना चेहरा हाथों में छुपा गई थी। उसकी हरकत पर अरियान जी जान से मुस्कुराया था। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा था, जहां वो तीनों सीने पर हाथ बांधे उनके रास्ते में हाइल हुई थी। ऐसे कैसे भाई, पहले हमारा नेक निकाले और फिर आप कमरे में जा सकते हैं। सुबह ने पूरे हक से अपना हक मांगा था। आज जुमेरात नहीं है, सुबह से इतनी बार भीख मांग चुकी हो, अब फिर आ गई। पैसे कोई दरख्त पर लगे हैं? फैसल के माथे पर त्योरी चढ़ी थी। क्यों बार बार अपनी इज्जत कराने का जिन चढ़ जाता है तुझे? अभी कुछ बोल देगी या कुछ उठा के मार देंगी। इससे बेहतर है इन्हें अपना काम करने दो और तुम चुपचाप खड़े रहो। हमजा ने इसे मशवरा दिया था। वैसे कहे तो ठीक रहे हो तुम, मगर क्या है ना, इस जिन की इन चुड़ैलों को तंग किए बगैर गुजरती नहीं है। वो ढीठों की तरह कहता दांतों की नुमाइश कर रहा था। सीधी सीधी तरह बोल, तुझे बेइज्जती कराने की आदत हो गई है। हमजा ने अफसोस से कहते उसका कंधा थपथपाया था। यार तुम दोनों जरा चुप हो जाओ, वो झिंझलाया था। हमजा, मेरी पॉकेट से वॉलेट निकालो। हमजा हुक्म बजा लाते वॉलेट निकाले उसके सामने आया था। मेरा क्रेडिट कार्ड निकाल दो इन्हें। अरियान के कहने पर हमजा ने कार्ड निकाले जारा के हाथ पर रखा था। भाई, आप ऐसे कैसे इस भूखी अवाम को अपना कार्ड दे सकते हैं? फैसल की हैरानगी की हद हुई थी। अगर जरूरत है तो जाओ वापस ले लो। अरियान ने से खुद पर से टालते कमरे में चला गया था। अरियान की बात पर हमजा हंसते हुए इस बेचारी शक्ल वाले को अपने साथ लिए लॉन्च की तरफ बढ़ गया था। कसम ले लो, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा था। कमरे की सजावट देखकर हयाम का मजीद मुंह बन गया था, जिस पर अरियान ने फौरन सफाई दी थी। हयाम बेड से उठती इसके सामने आ रुकी थी, कुछ भी कहे बगैर अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया था। अरियान कंफ्यूज सा होता उसे देख रहा था। वो कुछ कहने के मूड में नहीं लग रही थी, इसलिए अरियान ने खुद से ही अंदाजा लगाते अपने हाथ उसके हाथ पर रखा था। हाथ झटकती मजीद आंखें गोल की इसे घूरा था। उसे समझ में आया था वो क्या मांग रही है। मुंह दिखाई की इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, अभी। वो मजीद कुछ बोलता, उड़ता हुआ कुशन ने उसकी बोलते बंद कर दी थी। उड़ता हुआ कुशन ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। मेरी डायरी वापस करें अभी। वो उसे सिर्फ हुंकारती सोफे पर जा बैठी थी। सॉरी, वो तो अब वापस नहीं मिल सकती। अरियान कुशन का बदला लेते इंतहाई इत्मीनान से बोला था। अयाम जब पाँव दुखने की वजह से हील्स उतार रही थी, दिल चाहा था वही हील्स उठा के उस डायरी चोर के सर पर दे मारे।
मगर हाय रे किस्मत, वो मज़ीद कुछ कहती है, रियान का मोबाइल बजा। वो नंबर देखते फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। ढिठाई की भी हद होती है, मगर नहीं, वो सब तो इन पर आकर ख़त्म हो जाती है। एक नंबर का ढीठ इंसान मेरी डायरी चुरा ली। वो अफसरदा हुई थी क्योंकि वो डायरी बचपन से उसके पास थी, मगर अब इस डायरी चोर के कब्ज़े में थी। वो दुपट्टे की पिंस उतारे इन्हें टेबल पर पटकते जा रही थी और साथ-साथ उस डायरी चोर की तारीफ़ों का सिलसिला भी जारी रखा था। पहले निकाह किया और फिर डरा धमका के रुखसती भी करा ली, और अब मेरी डायरी, अल्लाह जी कहाँ फंस। अब अपने पीछे रेयान मलिक को खड़े देख उसके अल्फाज अदा होने से इनकारी थे। अब कब आए? ज़ुबान लड़खड़ाई थी। हमेशा की तरह जब तुम मेरी तारीफ़ करने में मसरूफ़ थी। अपना अक्स शीशे में देखते वो पुरसकून सा बोला था, मत भूला करो मेरी जान, तुम मेरी दस्तरस में तो तुमसे जुड़ी हर शय ने भी अरियान मलिक की ही दस्तरस में होना है। थोड़ी उसके कंधे पर टिकाई थी। अरियान ने अपने और इसके दरमियान हवा के गुजरने का रास्ता भी नहीं छोड़ा था। उसकी हरकत करते हाथ थमे थे। उसे अपने इतने करीब देखकर हयाम का अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ था। दुपट्टा सरक कर कंधों तक आ गया था। अपना आप उस शहजादे की कैद में देखकर वो बेबस हुई थी। डायरी चाहिए, वापस चाहिए। वो कोई जसारत करता हयाम की बुड़बुड़ाहट कानों में पड़ी थी। अरियान ने उसकी मज़ाहमत करते हाथ थामे थे। लॉकर में है, सुबह वापस ले लेना, गंभीरता से कहते उसके कान की लू को चूमा था। वहां से कंधे पर अपने सुलगते लब रखे थे। उसकी बढ़ती जसारतों पर हयाम का दिल पसलियां तोड़े बाहर आने को था। सांसों में अलग इंतशार बरपा हुआ था। मुझे चेंज करना। अपने दिल के मकाम पर हाथ रख के उखड़ी सांसों को बहाल करते वो झटके से दूर हुई थी। वो कुछ कहता हयाम ने चेंजिंग रूम की तरफ दौड़ लगाई थी। उसका मूड बिगड़ा था, खुद पर हर जब्त करते मगर फिर खुद पर ज़ब्त करते चेंज किए वो अपनी जगह पर लेट गया था। जब उसे यकीन हो गया कि अरियान सो गया है, तब वो दबे कदमों से बाहर आई थी। उसकी गुर्बत में रहना हयाम को नामुमकिन लगता था, इसलिए बेड से तकिया उठाए वो सोफे की तरफ आई थी। वापस आओ बेड पर। अरियान की बारोब आवाज़ ने उसके कदम बढ़ते कदम रोके थे। अल्लाह जी, ये तो सो रहे थे, जाग कैसे गए? इसे रोना आया था। अगर तुम नहीं आ सकती तो बता दो, मैं उठा के ले आता हूँ। उसकी आवाज़ फिर से गूंजी थी। उसकी धमकी पर हयाम का नन्हा सा दिल लर्जा था। मरे हुए कदम उठाती बेड तक आई थी और चुपचाप एक कोने में सिकुड़ कर लेट गई थी। तुम्हारी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अपने मुंह जोर जज्बात पर काबू पाते अरियान ने उसकी पेशानी चूमी थी। अपनी बात कहते वो अपनी जगह पर जा लेटा था, ताकि वो कंफर्टेबल होकर सो सके। अपनी पेशानी पर हाथ रखते उसका लम्स महसूस किया था। हयाम अंधेरे में उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। उसे खुशी हुई थी कि वह खड़ूस अपने वादे का पाबंद था। हयाम बेसुख का सांस भरते आंखें मूंद गई थी। सो गई तुम? मुकाबिल जितना बेचैन था वो इतनी ही बेखबर थी। उसके सुकून से सोते देख हमजा ने उसके चेहरे के हर एक नक्श को उंगली से छुआ था। आंखों को छूते नाक से होते वो उसके होठों पर रुका था। उसके गुलाबी नरम गुलजार होते होठों को छूते वो मदहोश हुआ था, मगर इससे पहले ही उसकी उंगली में दर्द उठा था क्योंकि ज़ारा ने उसकी उंगली को अपने दांतों तले ज़ोर से दबाया था। हमज़ा ने अपनी उंगली से हिलाई थी, जहाँ पर ज़ारा के दांतों के निशान वाज़ह हो रहे थे। अगर अब मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगी हमजा। वो गुस्से से कहती रुख दूसरी तरफ कर गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही यार, मैं क्या करूं? जो भी करो मुझे कुछ मत कहो। मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, अब मुझे सोने दो। तुम्हें तंग कर लूं? हमजा उसका रुख अपनी तरफ मोड़े गर्दन में मुंह छुपा गया था। ज़ारा की सीटी गुम हुई थी। क्या मुसीबत है यार, सोने दो। हमजा जो उसके करीब रहते सोने की कोशिश करने का सोच रहा था, ज़ारा के लहजे पर सर उठा के उसे देखा था। ज़ारा को उसकी आंखों में परेशानी और बेचैनी वाज़ह नज़र आ रही थी। वो कुछ भी कहे बगैर खामोशी से उठा था। कहाँ जा रहे हो? ज़ारा को इतने तेज़ लहजे का एहसास हुआ था। बाहर जा रहा हूँ, तुम सो आराम से, वो खफगी से कहता उठा था। नहीं जाना, ज़ारा ने उसका बाजू थामा था। जाने दो, यहाँ रहूंगा तो तुम्हें तंग करता रहूंगा। कोई बात नहीं, कर लो तंग, बट मुंह नहीं बनाओ। वो बस इतना ही बोला था। हमजा सॉरी ना, प्लीज, नाराज नहीं हो। उसने बकायदा कान पकड़े थे। नहीं हूँ नाराज, कहते वो खामोशी से अपनी जगह पर लेटा था। जरा खुद को कोसती उसकी तरफ आई थी। यहाँ सर रखो। अपना बाजू उसके तकिए पर रखे को हुक्म दिया था। मैं यही ठीक हूँ हमजा। उसके लहजे में झलकती वार्निंग पर हमजा ने उसका हुक्म मान लिया था। नाराज मत हुआ करो मुझसे मेरे चूजे। जरा जारा उसी के गाल खींचती मुस्कुराई थी। वो हनूज आंखें बंद किए लेटा रहा। जारा ने टेबल
पर परा दुपट्टा उठाया था और इसे सर पर रखते आयतल कुर्सी का वर्द किया था और उस बिगड़े मूड वाले चूजे पर फूंका था। अब तुम्हें नींद आ जाएगी और बेचैनी भी नहीं होगी। वो तो तुम्हारे करीब आकर वैसे भी खत्म हो जाती है। वो आंखें बंद किए सर उसकी बाजू से टिकाए कंधे पर रख गया था। अपनी बीवी को इतना परवाह अपनी बीवी की इतनी परवाह पर इसे खुद पर रश्क आया था। हमजा ने उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखे थे। हमजा ने उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखे थे। उसके बालों में रेंगते ज़ारा के हाथ थमे थे। हमजा चीटिंग कर रहे हो तुम, वो बमुश्किल बोली थी। तुम मजबूर करती हो। हमजा ने दांत उसकी गर्दन पर गाड़े थे। ज़ारा के मुंह से सिसकी निकली थी। वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी, अगर बोलती तो वो नाराज़ हो जाता। आज बख्श रहा हूँ, कल ऐसी उम्मीद मत रखना। उसके कान में सरगोशी करते मुंह उसके बालों में छुपाए वो आंखें बंद कर गया था। आज जान बच गई थी, मगर कल को सोचते ज़ारा की जान लबों को आई थी। नींद की देवी इस पर मेहरबान हुई थी। सूरज की शुआएं छिन करके खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी। अपने मुंह पर तेज रोशनी पड़ते उसने आंखें खोली थी। मूंदी मूंदी आंखें खोले उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया था, जहां वो इस हॉलनुमा कमरे में अकेली थी। उसका पहला ख्याल अरियान मलिक के गिर्द घूमा था। हयाम ने फौरन से नजर सामने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ फेरी थी, जहाँ सुबह के 7 बज रहे थे, और फिर कमरे में चारों ओर देखा था। जल्दी से फ्रेश होते, कज़ा नमाज अदा करते वो कमरे से बाहर निकली थी। वैसे जान नहीं छोड़ता, और आज जब यहाँ मेरे साथ होना चाहिए तो पता नहीं कहाँ चला गया। उफ़ हयाम, तुझे तो रास्तों का भी नहीं पता। अब अगर इस हवेली में कहीं खो गई तो। उससे ही बातें करती वो लड़की पागल नजर आ रही थी। इतना तो याद है कि ये सीढ़ियाँ अबूर करके कमरे तक आई थी। सोचते वो फौरन से सीढ़ियाँ अबूर कर गई थी, मगर अब कहाँ जाऊँ। वो इस वक्त इस हॉल नुमा कमरे में मौजूद थी। यहाँ से हवेली के हॉल कमरे बाकी तमाम कमरे हॉल से मुल्हका थे। फिर से नहीं, वो घूमती फिरती फिर से इस हॉल में आकर रुकी थी। इसे रह रहकर अरियान मलिक पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। अरे हयाम, क्या हुआ? मलाइका जो डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी, हयाम को अकेले हॉल में गुमसुम खड़े देख ठटकी थी। कुछ नहीं, इसने खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की थी। तुम रो रही हो? मलाइका ने उसका रुख अपनी तरफ किया था। और अरियान कहाँ है? उसने ताज्जुब से सवाल किया था। मुझे नहीं पता कहाँ है वो। हयाम सूसू करती लहजे में ढेरों नाराजगी समोई बोली थी। मलाइका को हैरानी हुई थी, वो ऐसे कैसे अपनी पहले दिन की बीवी को अकेला छोड़ के जा सकता। अच्छा तुम चलो मेरे साथ आओ। मलाइका आप ही सोचों को झटकती अपनी सोचों को झटकती उसे अपने हाथ साथ किए डाइनिंग हॉल की तरफ गई थी। हमदा और फैसल कहाँ है? उसने हॉल में आते ही ज़ारा के कान में सरगोशी की थी। मुझे नहीं पता, मैंने सुबह से नहीं देखा दोनों को। मलाइका को अपना शक सच होता नजर आ रहा था। अरे हयाम बेटा, आप उठ गई? हयाम ने इतने बड़े डाइनिंग हॉल और इसमें मौजूद सबको बहुत गौर से देख रही थी। सुमेरा बेगम की आवाज़ पर हवासों में लौटी थी। मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा, सोचा आप खुद ही उठ जाओगी, मैं डिस्टर्ब कर ना करूं। वो मुस्कुराई थी। बैठो बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? हयाम को वही जमे देख वो प्यार से बोली थी। हयाम उनकी इतनी परवाह पर खुश हो रही थी। इसने मजीद क्या बोलना था? सारी उदासी भी उड़न छू हुई थी। हयाम, अरियान कहाँ है? हयाम के मुस्कुराते लब उनके सवाल पर सिकड़े थे। आंटी, वो मुझे उसका मैसेज मिला था, आज एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही चले गए। वो फ़ौरन से उनकी गैर हाजिरी का बहाना बना गई थी। हयाम को पल के लिए मलाइका से जेलसी महसूस हुई थी, जो इससे ज़्यादा उसके शोर के बारे में खबर रखती थी। ये क्या बात हुई? नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो पहले दिन ही काम पर चला गया। आसिया बेगम की सख्त आवाज़ पर हयाम के हरकत करते हाथ रुके थे। दादी, बहुत ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए इन्हें जाना पड़ा, और वरना वो आज के दिन कैसे जा सकता था। ऊपर से वो इनकी तरफदारी कर रही थी, मगर गुस्सा इतना आ रहा था इन तीनों पर, दिल चाहा था तीनों का सर फाड़ दे। मैं आती हूँ। जींद की पॉकेट से मोबाइल निकालते वो बाहर चली गई थी। कहाँ हो तुम सब? और ये कौन सा तरीका है? कम से कम मुझे बता के तो चले जाते। बगैर बताए चले गए और मुझे यहाँ सबके सवालों के लिए छोड़ दिया। अगर आज बर वक्त मैं बात ना संभालती तो तुम तीनों की क्लास पक्की थी। हमजा की कॉल उठाते ही वो फट पड़ी थी। अरियान से बोलो मैं सारी अरेंजमेंट देख लूंगी, बस तुम तीनों जल्दी से हवेली पहुंचो, इससे पहले किसी को भी शक हो। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। कॉल कट करते वो वापस से डाइनिंग हॉल में गई थी। सर, अब क्या करना है? अरियान ने परेशानी से खड़े कर्नल से सवाल किया था। हमजा और फैसल भी अगले हुक्म की तामील करने के लिए तैयार खड़े थे। ये नामुमकिन है अरियान। काफ़ी सोचने के बाद वो इतना ही बोल रहे थे।
सब कुछ आपके सामने है सर, सर्वर को हमने झूठी बेल पर रिलीज़ कर दिया था, सिर्फ़ अपने काम के लिए। अब अगर अजमल खान यहाँ मौजूद नहीं है तो वो सीधा अपने अड्डे पर जाता या उस शख्स के पास जाता जहाँ जिससे अजमल खान हाथ मिलाने वाला था। तुम ठीक कह रहे हो अरियान, मगर मुझे यकीन है अजमल खान यहाँ आया था। अरियान उनकी बात पर जज़्बा-सा हुआ था। अगर ऐसा होता तो मैं खबर हो जाती सर। अब की बार जवाब फैसल की तरफ से आया था और शायद सर्वर को अजमल खान के नए पार्टनर का भी नहीं पता, वरना वो इसके पास ज़रूर जाता। अजमल खान ना सही, हमें उसके पार्टनर की ही खबर हो जाती। हमजा की बात पर वो सब मुत्तफ़िक हुए थे। मगर परेशानी भी तो यही है हमजा कि अजमल खान यहाँ मौजूद नहीं है। आर्यन ने अपनी यही बात फिर से दोहराई थी। सर्वर को सेंट्रल जेल भेजने का इंतज़ाम करवाओ। मैं ऑलरेडी वकास को बोल चुका हूँ। आर्यन ने पेन घुमाते सरहद से जवाब दिया था। फिर अभी सिर्फ एक टास्क है, इस शख्स का पता करो जो अजमल खान को हमारी मुल्क की खास इंफॉर्मेशन बेच रहा है, क्योंकि अभी इस शख्स के हमारे कब्जे में आने से ज़्यादा और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। वो अपनी बात खत्म करते वहां से जा चुके थे। उसने अपनी निश्चित संभाली थी। हमजा और फैसल भी पास रखी चेयर पर बैठ गए थे। अब क्या करना है भाई? वही जो सर बोल के गए हैं। अरियान के जवाब पर फैसल ने सर हिलाया था। भाई हवेली से लातादाद कॉल्स आ चुकी हैं और मामा वो तो बहुत नाराज हो रही हैं। कह रही थी फौरन से वापस आए। हवेली के जिक्र पर उसकी आंखों के सामने आग से लहराया था। होंठों पर तबस्सुम फैला था। गाड़ी निकालो, हवेली जाने की तैयारी करो। इन्हें हुक्म देता वो उठ खड़ा हुआ था। वो दोनों भी इसके पीछे बाहर निकले थे। जी, आज के लिए इतना ही, बाकी कल के एपिसोड लेकर मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।